यहां आप देख सकते हैं कि आपकी वाली 99 ओम आ रही है, जबकि बाकी सब में 650 से 700 ओम्स के बीच में आ रही है। तो ऑब्वियसली बहुत ही डिफरेंट वैल्यू है, यही आपकी इनकंसिस्टेंट रीडिंग होने वाली है। ओके, नेक्स्ट में आपका प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन प्लॉट के ऊपर क्वेश्चन है। आपको एक कुछ पर्टिकुलर डेटा गिवन है कि इस प्लॉट में अपने को पता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो डेविएशन इतना होता है और इमर्जेंस एंगल कितना होता है। तो देखिए बोल रहे हैं मल्टीमीटर शोज एन इक्वल डिफ्लेक्शन बिफोर रिवर्सिंग इफ द कंपोनेंट इज रजिस्टर। यानी बोल रहा है चाहे इस तरह से आप ज्वाइन करें या लीड्स को रिवर्स कर दें, रजिस्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सिमेट्रिकल होता है ना, चाहे आप करंट को फ्लो कराएं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। और कितनी वॉल्यूम के हम ले रहे हैं? 100 स्फेरिकल ड्रॉप्स। तो देखो 100 स्फेरिकल ड्रॉप्स अगर आप सॉल्यूशन की लेंगे जिनका रेडियस भी गिवन है, तो कितनी वॉल्यूम आ जाएगी सॉल्यूशन की? सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ जाएगी 100 इंटू 4/3। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे साथ 900 सवाल सीरीज के नए वीडियो में। इस बार हम लोग ले रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। इनफैक्ट मैं चाहूंगा आप सब लोग जो है ना, जेई मेन का सिलेबस जो ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट है फिजिक्स का, उसका प्लीज चेक करें और उसमें नोटिस करें कि आपके जेई मेन के सिलेबस में एंड में लास्ट में एक टॉपिक होगा एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। बहुत सारे बच्चे इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि यार बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि अभी आप देखने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ओम्स लॉ के ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं, तो कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप करोगे? तो यार ओम्स लॉ के लिए मुझे लगाना है V इक्वल टू IR। ठीक है, एक तो मुझे वोल्टेज की रीडिंग लेनी है, एक करंट की रीडिंग लेनी है। वोल्टेज की रीडिंग लूंगा मैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर में क्या होता है आपको याद है ना, गैल्वेनोमीटर में सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगी होती है। और करंट में मेजर करूंगा एमीटर में, एमीटर से। और एमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्मॉल शंट रेजिस्टेंस लगी होती है। तो देख लेते हैं कौन सा सेटअप ऐसा करता है। तो नोटिस करोगे विच वन इज द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। देखो R1 इज द लार्जर रेजिस्टर, तो ये आपको वोल्ट मीटर में यूज करना चाहिए। ठीक है, और वोल्ट मीटर में सीरीज में यूज होता है, जो कि मुझे यहां पे दिख रहा है। ऐसे देखो R2 इज द स्मॉलर रेजिस्टेंस, तो आपको एमीटर में यूज करना चाहिए शंट में, जो कि मुझे यहां दिख रहा है। तो ये आपका एमीटर बन जाएगा, ये आपका एमीटर बन जाएगा, जी हाँ। और ये आपका वोल्ट मीटर बन जाएगा, और इससे इसके अक्रॉस आप मेजर करके ओम्स लॉ वेरीफाई कर सकते हैं। दैट मींस थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। वैसे देख सकते हो बाकी ऑप्शंस में क्या गलती है। जैसे यहां पे आप देखें तो आप पैरेलल में आके वोल्टेज मेजर करना चाहोगे, लेकिन वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर के साथ शंट में नहीं लगाते, हम गैल्वेनोमीटर का सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, सारे में मुझे यही चेक करना है कि वोल्ट मीटर कौन सा और एमीटर कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन गैल्वेनोमीटर एंड हाफ डिफ्लेक्शन, या इन दिस केस 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड। मतलब क्या है इसका, कि मान लो तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, मैं गैल्वेनोमीटर की कॉइल दिखा रहा हूं, उसमें कुछ करंट एंटर कर रहा है I। अब मैं इसका पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस लगाता हूं, शंट रेजिस्टेंस लगाता हूं, जिससे मैं नोटिस करता हूं कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 1/3 हो जाता है। 1/3 मतलब यहाँ पे आता है I/3। ठीक है, पहले अगर करंट आ रहा था टोटल, तो आपको केवल यहाँ पे I/3 जा रहा है, विच मींस ऊपर करंट जा रहा होगा 2I/3। लेट्स से शंट रेजिस्टेंस आपका S, तो यू कैन सी राइट, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है, तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, और 2I/3 इंटू S इज सेम एज I/3 इंटू G। इसको सॉल्व करके देख सकते हो, आपके पास आ जाएगा G इक्वल टू 2 इंटू S। मतलब कि इस मेथड से अगर आप मेजर करना चाहें गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, तो क्या आएगी? ट्वाइस ऑफ शंट रेजिस्टेंस आएगी। तो ऑप्शन चेक कर लो, 1/3 कैन बी यूज्ड एंड इन दिस केस G इक्वल्स टू ट्वाइस द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। यही आपका आंसर होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं मीटर ब्रिज में क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के रेशियो पे इक्वल रहता है। आपको बोल रहा है कुछ रीडिंग्स गिवन है, इनमें से कौन सी रीडिंग इनकंसिस्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, सारे में देखो X और R, और नोटिस करो R की साइड वाली लेंथ L है, सारों में आप X और R का रेशियो लिख के देखो। ठीक है, हम बोल सकते हैं दैट X ओवर R मस्ट बी सेम एज 100 माइनस L डिवाइड बाय L। और R की वैल्यू जो है डाल के आप X की वैल्यू सब में वेरीफाई करें, जिस एक में अलग आ रही होगी X की वैल्यू, वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो चेक कर लेते हैं भाई, ये कैलकुलेशन करके देखें फर्स्ट के लिए। सी फॉर द फर्स्ट वन, R की वैल्यू लो 1000,
L की वैल्यूज डाल रहा हूं मैं, L बिकॉज 60 है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 40, नीचे होगा 60, so this will be 40/60 मतलब 2/3। तो देख सकते हो 2000/3 मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ 666 ओम्स, ठीक है, 666.66 ऐसे चलता जाएगा। फर्स्ट केस में अराउंड इतना आया, सेकंड में देख लो। सेकंड में अगर मैं वैल्यूज डालूं, कैपिटल आ रहा है तुम्हारा 100 इनटू ये डालेंगे 100 माइनस L तो आ जाएगा 87/13। देखो मैं जानता हूं 87/13 काफी पास होगा 7 के, ठीक है, बिकॉज आप जानते हो 91/13 इज 7, सो दिस विल बी लाइक लेट्स से 6.7, ठीक है, वेरी क्लोज टू 7, which means 6.7 into 100। डू यू सी कि फिर से पहली वाली वैल्यू के ऑलमोस्ट इक्वली आ रहा है, मैं रफ कैलकुलेशन देख रहा हूं। वेराज थर्ड में देखो, थर्ड में कैपिटल आर की वैल्यू है 10 इंटू 100 माइनस एल बाई एल में करूंगा तो क्या बचेगा, 100 माइनस एल हो जाएगा आपका 98.5 डिवाइड बाय 1.5। 1.5 को मैं लिखता हूं 2/3, तो इस बार फिर से मुझे दिख रहा है 2/3 इंटू 10 इंटू 98.5। फिर से मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट सही वैल्यू आ रही है, क्योंकि देखो क्लोज टू 100, ठीक है, तो क्लोज टू 100 इंटू 10 मतलब ये क्लोज टू 1000 है, तो 1000 इंटू 2/3 वही आ गया ना जो कि फर्स्ट में था। तो ये भी आपकी वैल्यू बाकी दोनों से मैच कर रही है। बट इफ यू सी द लास्ट वन, ये वाला, इसमें देखो एकदम ही अलग वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्थ वाला मैं अलग से लिख देता हूं यहाँ पे। फोर्थ में देखो क्या वैल्यू आएगी, फोर्थ में कैपिटल आर की वैल्यू 1 है और 100 माइनस एल आपका 99 डिवाइड बाय 1। यहां आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू 99 ओम आ रही है, जबकि बाकी सब में 650 से 700 ओम्स के बीच में आ रही है। तो ऑब्वियसली बहुत ही डिफरेंट वैल्यू है, यही आपकी इनकंसिस्टेंट रीडिंग होने वाली है। ऑप्शंस देख लेंगे तो दिस ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इस बार आपसे पूछा है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में हमारे पास है 1/θ वर्सेस रेजिस्टेंस बॉक्स का ग्राफ। तो क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, आपके पास गैल्वेनोमीटर है, देन यू हैव अ सीरीज रेजिस्टेंस जिसको आपने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी ऑफ ईएमएफ गिवन एज 2 वोल्ट्स। लेट्स से इसकी रेजिस्टेंस है R, इसकी रेजिस्टेंस G है। सोच के देखिए इसमें करंट कितना आएगा, इस सर्किट में करंट कितना होगा। मैं लिख सकता हूं करंट का वैल्यू I इक्वल टू E डिवाइड बाय R प्लस G। और मैं जानता हूं गैल्वेनोमीटर के लिए करंट जो है डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, सो लेट्स सपोज सम कांस्टेंट इनटू थीटा। मुझे ग्राफ किसका दिया हुआ है, ग्राफ दिया है 1/θ और R का। तो 1/θ और R में क्या रिलेशन है देख सकते हैं, यहां से मैं देख पाऊंगा 1/θ इज सेम एज C इंटू R प्लस G डिवाइड बाय EMF, विच मीन्स इसको मैं थोड़ा और अच्छे से देखूं तो ऐसे बोलूंगा 1/θ इज सेम एज C बाय EMF इंटू R प्लस C बाय EMF इंटू G। मतलब तुम देख रहे हो कि अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं एक 1/θ और R के बीच में, तो दिख रहा है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसा, y इक्वल टू mx प्लस c। मतलब कि ये जो c बाय e टर्म है ये इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप होनी चाहिए, जो कि मैं यहां से चेक कर सकता हूं। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी है, नोटिस करो यहाँ पे ये वैल्यू 1.5 वैल्यू बेटे, हो सकता है दिख नहीं रहा आपको, ये वैल्यू 1.5 है, नीचे 4 है, ऐसे देखें यहाँ पे 1 है और नीचे 2 है। तो चेंज इन y बाय चेंज इन x से अगर मैं स्लोप निकाल रहा हूं इसका, तो मुझे दिख रहा है इसका स्लोप आ रहा है 0.5 डिवाइड बाय 2। और वही जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का किसके इक्वल होना चाहिए, C बाय EMF के इक्वल होना चाहिए। सो आई कैन से दिस इज सेम एज C बाय EMF, और EMF क्योंकि क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है तो मुझे दिख रहा है कि C का वैल्यू मेरा 1/2 आ जाएगा या फिर 0.5 आ जाएगा। C का वैल्यू मैंने क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फिगर ऑफ मेरिट। अगर आपको पता नहीं है बेटा, फिगर ऑफ मेरिट करंट सेंसिटिविटी के इनवर्स को बोलते हैं। वैसे तुम यूनिट से भी चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे देखना एम्पियर पर डिवीजन यानी करंट पर एंगल। तो फिगर ऑफ मेरिट के लिए मुझे निकालना है I बाय थीटा। तो ऐसे देखो अगर I इक्वल टू C थीटा है तो I बाय थीटा क्या होगा, ऑब्वियसली ये थीटा इधर डिवाइड हो गया तो I बाय थीटा क्या बचेगा, C बचेगा ना, जिसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। तो मैं बोलूंगा कि I बाय थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1/2, और कौन सी यूनिट्स में आ रहा है, हमारा करंट अभी एम्पियर में था, एंगल डिविजन में था, तो अभी मेरी यूनिट है यहाँ पे एम्पियर पर डिवीजन। लेकिन मुझे करना क्या है, 10 टू पावर माइनस 1 के फॉर्म में लिखना है। तो ऑब्वियसली इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 एम्पियर पर डिवीजन, विच मींस इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा इंटीजर में 5। ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बस हमें हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का सेटअप पता होना चाहिए कि उसमें गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स सीरीज में होता है, बाद में उसके बाद यहाँ पे शंट लगाते हैं, वो तो इस क्वेश्चन में बोला नहीं।
और दूसरा आपको पता होना चाहिए फिगर ऑफ मेरिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फिर से मीटर ब्रिज का है। इस बार आपको बोला है कि पहले हमारी कुछ बैलेंसिंग लेंथ आ रही थी 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे रेजिस्टर के लिए जिसकी लेंथ और रेडियस आपने हाफ कर दी। तो पूछा फिर से बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी। तो पहली चीज आप नोटिस करें कि रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं रो इनटू लेंथ। लेट्स से रेजिस्टेंस की लेंथ है y डिवाइड बाय एरिया। मैं L इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे बैलेंसिंग लेंथ भी L दी हुई है, कहीं तो मुझसे कंफ्यूज ना हो जाओ। तो रेजिस्टेंस की लेंथ को मैं y लिखूंगा। सोच के देखो, अगर तुम रेजिस्टेंस की लेंथ को भी हाफ कर दोगे और उसके डायमीटर को भी हाफ कर दोगे, अगर डायमीटर को हाफ करते हैं तो एरिया 1/4 हो जाता है। सो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आई कैन से न्यू रेजिस्टेंस विल बी रो इनटू y बाय 2 और एरिया 1/4 हो जाएगा तो a बाय 4। आई एम श्योर आप देख पा रहे होंगे दिस इज सेम एज 2 टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और हमारी इक्वेशंस क्या बनने वाली है, हम बोलते हैं रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के रेशियो के इक्वल होता है। सो हम बोल सकते हैं इनिशियली R बाय S आपका रहा होगा 25 बाय 75। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, सी L इज 25, तो अगर इनिशियली इधर 25 तो दूसरा साइड 75 ही रहा होगा, विच मींस आपको दिख रहा है यहां से R बाय S की वैल्यू आ रही है 1/3। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में आप R को बैलेंस कर रहे होंगे, सॉरी आप R को नहीं 2R को बैलेंस कर रहे होंगे। तो सेकंड केस में अगर आपको ढूंढना तो आप बोलेंगे 2R बाय S इक्वल टू न्यू बैलेंसिंग लेंथ डिवाइड बाय 100 माइनस L प्राइम। और अगर R बाय S 1/3 है तो भाई ऑब्वियसली 2R बाय S 2/3 होगा। दिस इज सेम एज L प्राइम बाय 100 माइनस L प्राइम। आप इजीली इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो। यहां से L प्राइम की वैल्यू बेटा आ रही होगी 40 सेंटीमीटर्स। आई थिंक वही उसने पूछा है न्यू बैलेंसिंग लेंथ कितना है, तो 40 मस्ट बी योर आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लेंस के लिए, अगर हम UV मेजर कर लें तो ये आपका एक्सपेरिमेंट जो है सिलेबस में UV मेथड से फोकल लेंथ निकालना, UV ग्राफ बनाता। इन एनी केस इसमें केवल इतना पूछा हुआ है कि अगर U और V में कुछ एरर्स हैं तो फोकल लेंथ में कितना एरर होगा। तो यार बहुत इजीली निकाल लोगे, बिकॉज हमें कोई भी एरर के रिलेशंस डिफरेंशिएशन से मिल सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना होता है कि एरर सब्ट्रैक्ट नहीं करने। तो लेंस के लिए मैं इक्वेशन लिख दूंगा यार 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, विच मींस यहां आ जाएगा माइनस 1/f स्क्वायर df सेम एज माइनस 1/v स्क्वायर dv माइनस 1/u स्क्वायर du। और अब इसी को मैं एरर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक तो ये, अच्छा हाँ ये माइनस तो यहाँ प्लस आ रहा होगा, बट अब मैं नेक्स्ट में बोलने वाला था कि एरर्स के फॉर्म में लिखने वाला हूं तो क्या होगा, एरर्स जो आपके ऐड करने हैं मुझे, तो और df को मैं लिख दूंगा डेल्टा f। तो वैसे लिख सकता हूं डेल्टा f ओवर f स्क्वायर सेम एज यहां आ जाएगा डेल्टा v ओवर v स्क्वायर प्लस डेल्टा u ओवर u स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो यार कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, एकदम ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पे आ जाइए। ओके, नेक्स्ट में आपका प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन प्लॉट के ऊपर क्वेश्चन है। आपको एक कुछ पर्टिकुलर डेटा गिवन है कि इस प्लॉट में अपने को पता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो डेविएशन इतना होता है और इमर्जेंस एंगल कितना होता है। तो पहली चीज तो यार मुझे पता है कि अगर ये सब डेटा मेरे पास है तो आई नो डेल्टा इज I प्लस E माइनस A। तो इस डेटा को देके मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो डेल्टा आपको क्या है ना 40, I is 35, इमर्जेंस एंगल इज 79 डिग्रीज माइनस A, सी दैट मींस A कम्स आउट एज 74 डिग्रीज। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है मिनिमम पॉसिबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर आपको रिलेशन निकालना होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ तो आप कौन सी इक्वेशन लिखते हैं, आप इक्वेशन लिखते हैं म्यू सेम एज साइन ऑफ a प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ a बाय 2। ठीक है, और अगर मैं a की वैल्यू इसमें डाल दूं तो देखिए म्यू के लिए आपके पास इक्वेशन आ जाएगा म्यू सेम एज साइन ऑफ a इज 74 ना, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 74/2 37 डिग्री लिख रहा हूं। ठीक है, 37 डिग्री प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा साइन 37। इसमें नोटिस करो इस एक्सप्रेशन में a की वेरिएबल अब आपका a की अननोन बच गया डेल्टा m। अगर ये डेल्टा m आ गया तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी।
और मुझे म्यू की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए। तो हो सकता है तुम ऐसे सोचो कि भाई न्यूमरेटर में केवल आपका साइन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, कब? जबकि आपका एंगल 90 डिग्री हो। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 तब आएगी जबकि आपका एंगल 90 डिग्री हो। इसका मतलब आपका जो डेल्टा m/2 है इसकी वैल्यू 53 होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी जो मिनिमम डेविएशन है वो 53 इंटू 2 106 डिग्री होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मिनिमम डेविएशन ही 106 डिग्री है तो बाकी सारे केसेस में डेविएशन 106 से ज्यादा होगा। लेकिन हमें जो डेटा गिवन है उसमें आपका डेविएशन ऑलरेडी 106 से कम यानी 40 डिग्री गिवन है। तो यार जो मिनिमम डेविएशन है उसकी वैल्यू तुम 40 से ज्यादा नहीं रख सकते हो, क्योंकि 40 से ज्यादा रख दोगे तो तुम्हारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मिनिमम डेविएशन की वैल्यू 40 रख सकता हूं, विच मीन्स आई कैन से कि म्यू मैक्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए? साइन ऑफ 37 डिग्री प्लस, अगर इसको मैं 40 रख दूं तो आप देख रहे हैं 40/2 20 हो जाता है, सो 37 + 20 आ जाएगा। और 37 + 20 यहां पे, और डिनोमिनेटर में साइन 37 है उसकी वैल्यू डाल के देखो 5/3 आ रहा। आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये साइन 57 हो गया, अप्रोक्सीमेटली उसको 60 डिग्री डाल के देखो ताकि तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 5/3 इंटू √3/2। एक आइडिया लेने के लिए एग्जैक्टली कितनी आ रही वैल्यू। तो 5/3 इंटू √3/2 अगर आ रहा है तो 5/6 इंटू √3, सो दिस विल बी लाइक 5 इंटू 1.73 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो हाउ मच इज दिस? मुझे दिख रहा है 1.73/6, ये हो जाएगा कुछ 0.6 से थोड़ा सा, सॉरी ना 0.6 नहीं, 0.3 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 6 इंटू 0.3 इज 1.8, तो ये थोड़ा सा 0.3 से कम आ रहा होगा। और 0.3 इंटू 5 यानी कि 1.5 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं ऑप्शंस में क्लियरली द क्लोजेस्ट वैल्यू इज द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यही आपका आंसर होना चाहिए। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन से भी वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन मैंने एग्जैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आपका यहाँ साइन 37 + 20 आ रहा है तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन तो वैसे ही कर ही रहे हो। साइन 57 आ रहा है लेकिन उसकी जगह हम वैल्यू क्या डाल रहे हैं? साइन 60 की। तो यहां से जो वैल्यू आई होगी डेफिनेटली उससे थोड़ा कम ही रहा होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है फिर से लेंस के लिए ग्राफ बना रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का, और फोकल लेंथ डिटरमाइन करना है। लेकिन इसमें नोटिस करो कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है वो लेंस के पोल से नहीं मेजर किया हमने, वो फोकस से मेजर किया। और बेटा मैं डायरेक्टली इक्वेशन बता रहा हूं, अगर आपने फोकस से मेजर किया है ना तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं x इंटू वाई इक्वल टू f², यानी फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, फोकस से इमेज की डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है फोकल लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है। और अब डेटा पॉइंट्स यूज कर लो, तुम ऑब्वियसली कोई भी डेटा पॉइंट यूज कर सकते हो, मैं लेकिन सबसे सिमेट्रिकल वाला ये वाला डेटा पॉइंट यूज कर रहा हूं, जिसमें आप नोटिस कर रहे हैं दोनों की वैल्यू y और x दोनों की वैल्यू 20 है, विच मीन्स मैं बोल सकता हूं f² सेम एज 20 टाइम्स 20, और इसको सॉल्व करोगे तो देखो आ जाएगा f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होना चाहिए, यहां हम लिख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक डायोड के लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस का रेशियो। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हम अपने सीरीज में डाल चुके हैं, डायोड वाले चैप्टर में भी हमने लिया था और जेई सेंचुरी के वीडियो में भी हमने डाला हुआ है। तो आप जानते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस का रेशियो के लिए आपको रेशियो कैलकुलेट करना होता है डेल्टा V ओवर डेल्टा I, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। यहां पे डायनेमिक रेजिस्टेंस आपको दो जगह पे कैलकुलेट करके उसका रेशियो लेना है, एक तो इसके आसपास 2 पे, तो इसको मैं लिख देता हूं R। ठीक है, डेल्टा V बाय डेल्टा I। नोटिस करें यहां से 2 से 2.1, डेल्टा V चेंज इन वोल्टेज इज 0.1, तो R इज 0.1 डिवाइड बाय चेंज इन करंट इज 5। मैं यूनिट से लिख रहा हूं क्योंकि एनीवेज मुझे रेशियो लूंगा तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। जबकि सेकंड वाली रेजिस्टेंस क्या है? R प्राइम। R प्राइम में देखो 4 से लेना है, तो 4 से 4.2 चेंज इन वोल्टेज आपको दिख रहा होगा 0.2 और चेंज इन करंट दिख रहा होगा 50। इनका रेशियो हमें लेना है, तो रेशियो ले लेते हैं R डिवाइड बाय R प्राइम कर देते हैं। यानी सी इफ आई डू R डिवाइड बाय I प्राइम, तो एक तो आपके पास हो जाएगा 0.1 बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा क्या बच जाएगा 50/5, यानी 10/2 यानी 5/1। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शंस में देख लेता हूं भाई, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए।
नेक्स्ट पे चलो। ओके इस बार मल्टीमीटर के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, और जो कि मल्टीमीटर जो कि रेजिस्टेंस मोड में है। अगर आपको मल्टीमीटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता है तो मैं एकदम बेसिक से बता देता हूं। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मल्टीमीटर के पास दो लीड्स हैं, दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, उनके बीच में आप अपना इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, ठीक है। मल्टीमीटर पे रीडिंग आएगी और आप ऐसे सोचिए कि मल्टीमीटर जो एक छोटा सा वोल्टेज इनके बीच में क्रिएट करेगा और मेजर करेगा कितना करंट आ रहा है, और वो वोल्टेज और करंट के रेशियो से रेजिस्टेंस निकाल लेगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया मल्टीमीटर का। और अब आप ऑप्शंस देख लीजिए। तो देखिए बोल रहे हैं मल्टीमीटर शोज एन इक्वल डिफ्लेक्शन बिफोर रिवर्सिंग इफ द कंपोनेंट इज रजिस्टर। यानी बोल रहा है चाहे इस तरह से आप ज्वाइन करें या लीड्स को रिवर्स कर दें, रजिस्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सिमेट्रिकल होता है ना, चाहे आप करंट को फ्लो कराएं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, रेजिस्टेंस तो सेम ही बिहेवियर शो करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्टेड, दैट मींस आंसर नहीं है, क्योंकि उसने बोला कौन सा बिहेवियर नहीं दिखेगा वो आपको चूज करना है। सेकंड ऑप्शन देखो, इट सेज मल्टीमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन व्हेन बिफोर एंड आफ्टर रिवर्सिंग इफ द चोजन कंपोनेंट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के केस में हम जानते हैं कैपेसिटर इफेक्टिवली डायरेक्ट करंट के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो यानी ये गलत बोल रहा है। अगर कैपेसिटर की रेजिस्टेंस मेजर करना चाहोगे आप अपने मल्टीमीटर से, तो वो बहुत लार्ज वैल्यूज शो करेगा। तो इनफैक्ट ये गलत है, इसलिए यही आंसर होना चाहिए। फिर भी मैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देख लेता हूं। देखो थर्ड में बोल रहा है इट शोज अ डिफ्लेक्शन अकम्पनीड बाय स्प्लैश ऑफ लाइट फॉर अ डायोड, है ना। अगर हम रिवर्स कर दें तो एक एलईडी के लिए एक तरफ से नो डिफ्लेक्शन और एक तरफ से स्प्लैश ऑफ लाइट। वैसा किस लिए? इसलिए है क्योंकि एलईडी सिमेट्रिकल नहीं होती। आप जानते हैं फॉरवर्ड बायस में उसकी ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस होती है। तो अगर इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे कि इसको फॉरवर्ड बायस कर दें तो एलईडी में बेटा कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। कोई डिफ्लेक्शन आने से मतलब है हमारा कि जीरो रेजिस्टेंस आ रहा होगा, ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस आ रहा होगा, क्योंकि आपने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में मेजर डाला हुआ है। जबकि अगर आप उल्टा करते हैं यानी रिवर्स बायस कर दें, और रिवर्स बायस में आप जो वोल्टेज लगा रहे हैं वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा लगा दें, तो आप पहली बात तो आप जानते हैं रिवर्स बायस में लार्ज रीडिंग आएगी, क्योंकि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस लार्ज होती है। और अगर यहां से उधर थोड़ा सा करंट फ्लो भी कर रहा है तो आप जानते हैं एलईडी में लाइट भी निकलने वाली है। तो वही होने वाला है। रिवर्स बायस में क्या होगा, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, लार्ज डिफ्लेक्शन आएगा विद अ स्प्लैश ऑफ लाइट। लास्ट ऑप्शन देखो, नो डिफ्लेक्शन इन बोथ केसेस बिफोर एंड आफ्टर रिवर्सिंग इफ इट इज अ मेटल वायर। तो अगर एक प्लेन वायर है तो ना इधर से कोई डिफ्लेक्शन है उधर से कोई डिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि प्लेन वायर की रेजिस्टेंस जीरो है। तो अगर आप उसको रेजिस्टेंस मोड में मेजर कर रहे हो तो वैल्यू आपकी जीरो आनी चाहिए, यानी कोई डिफ्लेक्शन होना नहीं चाहिए। ये आपके सारे ऑप्शंस मैंने डिस्कस कर लिए। आपको समझ में आ गया होगा लॉजिकली ऑप्शन बी यहां पे क्यों आंसर होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर के केस में एक्चुअली मल्टीमीटर में जब रेजिस्टेंस मोड में डालोगे तो लार्ज रेजिस्टेंस की रीडिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नो डिफ्लेक्शन हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं सोचूं ना तो डायरेक्ट करंट में अगर यहां कैपेसिटर की जगह इंडक्टर होता, क्योंकि इंडक्टर जो है डायरेक्ट करंट के लिए प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है, अगर यहां पे कैपेसिटर की जगह इंडक्टर होता ना तो फिर वहां पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऑप्टिक्स में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हमें फ्रॉम द गिवन डेटा ये वेरीफाई करना है कि कौन सी चीज पास में होनी चाहिए मिरर के, ऑब्जेक्ट या इमेज। तो आप क्वेश्चन देखें, वो बोल रहा है यूवी मेथड से हम जानना चाह रहे हैं कनकेव मिरर की फोकल लेंथ। अब आप दो केसेस कंसिडर करें आप, ठीक है। से लेट्स से दिस इज फोकस, दिस इज योर सेंटर। दोनों केस में बना रहा हूं फोकस सेंटर। मान लो एक केस में ऑब्जेक्ट यहां है जबकि इमेज पीछे आ रही है, वर्सेस सेकंड केस में देखिए ऑब्जेक्ट जो है यहां है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ऑब्जेक्ट पीछे है यहां पे और इमेज यहां आ रही है। आप देख रहे होंगे इधर से, ठीक है, दिस इज वेयर यू आर लुकिंग एट फ्रॉम, इस साइड से देख रहे हो। तो ऐसे मैं करता हूं कि फर्स्ट केस का आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं एक लाइन में। अगर मैं पीछे से देख रहा हूं, ठीक है, तो मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे क्या होगा, मुझे एक लाइन पे दिखाई दे रहा होगा, इधर से देखने में मुझे एक लाइन पे दिखाई देगा कि इधर तो है इमेज आपकी, पहले मेरी इमेज होगी क्योंकि मैं इधर से देख रहा हूं तो मेरे पास में इमेज होगी, जबकि मेरे दूर ऑब्जेक्ट होगा। और मुझे क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि अगर मैं हेड को टिल्ट करूं लेफ्ट या राइट तो क्या होता है ऑब्जेक्ट और इमेज पे,
पोजीशन पे, रिलेटिव पोजीशन पे। तो जरा देख लेते हैं। लेट्स सपोज इस केस में, इसी केस में मैं अपने हेड को किधर टिल्ट करना है, देखो उसने बोला द स्टूडेंट लुक्स एट द पेन कीपिंग इन लाइन, नाउ द स्टूडेंट शिफ्ट्स देयर आईज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मैं इधर से देख रहा था एज स्टूडेंट, मैं अपनी आईज को लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, अब मैं इधर से देखने लग जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इधर से आ जाऊंगा, मैंने लेफ्ट थोड़ा शिफ्ट कर लिया अपने आप को, तो नोटिस करें द लाइन जॉइनिंग माय आईज एंड द ऑब्जेक्ट, देखिए ये है वो लाइन जो कि मेरी आईज और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर रही है। इमेज इस लाइन की किधर दिखाई दे रही है? क्या इमेज इस लाइन के राइट में दिख रही है मेरे को या लेफ्ट में दिख रही है? तुम्हें पता है ना, इस लाइन की तो राइट में दिख रही है। यू कैन सी दिस, आई एम सॉरी, आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसके राइट में आपको दिखेगी ना इमेज, और ये शब्द बोला हुआ है, इसने बोला व्हेन इट इज शिफ्ट द इमेज अपीयर्स टू द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज आपको इस लाइन से राइट में शिफ्टेड दिखाई देती है, यही करेक्ट है। और ये कब होगा? जबकि आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में हो, यानी उसकी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो f और 2f के बीच में होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर। बच्चों इजीली वेरीफाई कर सकते हो, उल्टा हो जाएगा इस वाले केस में, क्योंकि इस वाले केस में मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, अब फिर से बेटा उधर से देख रहे हैं, तो इस बार क्या होगा ना, पहले जिधर से तुम देख रहे होगे ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास में होगा, इमेज तुमसे दूर होगी, तुम अपनी आईज को थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो, तो अगर आप थोड़ा लेफ्ट में आ गए, आप यहां पे आ जाते हैं, तो नोटिस करें क्या होगा, आपकी द लाइन जॉइनिंग योर आईज, ये मैं आपकी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लाइन जॉइनिंग द आईज एंड द ऑब्जेक्ट ये है। तो इमेज मुझे इस लाइन के किधर दिखाई दे रही है? इमेज मुझे इस लाइन के लेफ्ट में दिखाई देती है, जो कि क्वेश्चन ने नहीं बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कि इमेज उसके राइट में दिखाई दे रही है, इसलिए ऑलरेडी हम चूज कर चुके हैं, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट में देखिए आपको स्क्रू गेज विद जीरो एरर की एक सिचुएशन दिखाई हुई है। दो स्क्रू गेजेस हैं और ये जीरो एरर वाला केस है, यानी कि जब आपके जॉज क्लोज्ड है, तो आइडियली आपका जो लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल वाली लाइन है, सर्कुलर स्केल का जीरो उस पे आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं स्क्रू गेज ए में यहां पे आ रहा है 5th और सर्कल का जीरो इससे पीछे है, यानी कौन सा वाला केस है? ये एक्चुअली पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, और कितने कितने डिविजन्स का? 5 डिविजन्स का। रिमेंबर, पॉजिटिव जीरो एरर वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक्चुअल जो रीडिंग है आपकी, कोई भी लेंथ होती है, उसको ओवर एस्टिमेट करता है, यानी करेक्ट वैल्यू से ज्यादा रीडिंग दिखाता है। फाइनली हमें उसमें से एरर को माइनस करके करेक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये जो है यहां पे आप नोटिस करें, आपका जीरो कुछ इधर होगा, यानी कि जो एरर है, डोंट मेक दिस मिस्टेक, डोंट थिंक ये एरर 92 डिविजन्स का है, यहाँ पे एरर जो है 8 डिविजन्स का है, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर है, और कितना है? 8 डिविजन्स का। नेगेटिव जीरो एरर वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसी भी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करता है, यानी कि जो करेक्ट वैल्यू है उससे कम वैल्यू को रीड करता है, फाइनली हमें कुछ ना कुछ ऐड करके उसे करेक्ट करना पड़ता है। तो मान लो मैं इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से कुछ एक लेंथ L मेजर कर रहा हूं, तो इन पे रीडिंग क्या आ रही होगी? इनफैक्ट उसी का डिफरेंस पूछा, क्या रीडिंग आ रही होगी बेटा? फर्स्ट वाले इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग करेक्ट से थोड़ी ज्यादा आ रही होगी, है ना, ओवर एस्टिमेट करेगा। मैं बोलूंगा फर्स्ट वाले में क्या आ रही होगी रीडिंग? करेक्ट वैल्यू को मैं C लिख रहा हूं, प्लस फर्स्ट में जितना एरर है, फर्स्ट में इतना एरर कितना है? 5 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है ना, 5 डिविजन्स का। जबकि सेकंड में क्या होगा? सेकंड में जो है करेक्ट से थोड़ा कम दिखाएगा, अंडर एस्टिमेट करेगा, तो सेकंड में जो आपकी रीडिंग आ रही होगी वो क्या होगी? करेक्ट वैल्यू में से -8 इंटू लीस्ट काउंट। बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना, यहां पे नोटिस करो मैं रीडिंग बता रहा हूं, रीडिंग जो कि गलत आ रही है हमारी। ठीक है, इसमें रीडिंग में क्योंकि आपका प्लस होके आ रहा है, इसीलिए ऐसा होता है कि पॉजिटिव जीरो एरर में फाइनली इसको माइनस करके आप करेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। इन एनी केस हमारे पास दोनों रीडिंग्स आ चुकी हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इन दोनों रीडिंग में डिफरेंस कितना आ रहा होगा सर्कुलर स्केल पे? आपको दिख रहा होगा, अगर मैं माइनस कर दूं, सी तो ऑब्वियसली कैंसिल हो ही जाता है, 5 इंटू लीस्ट काउंट -8 इंटू लीस्ट काउंट, क्लियरली दोनों के डिफरेंस में सर्कुलर स्केल पे रीडिंग आ रही होगी 13 इंटू लीस्ट काउंट। मैं लीस्ट काउंट की वैल्यू भी नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि वो आपसे आंसर जो है मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं पूछ रहा, बल्कि ये पूछ रहा है कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स का डिफरेंस कितना है। तो ऑब्वियसली सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स का डिफरेंस कितना है? 13 डिविजन्स। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझसे डाउट में पूछ चुके हैं क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज लोगों को कंफ्यूजिंग लगती है, सोचते हैं अचानक से ओलेइक एसिड कैसे आ गया फिजिक्स में। लेकिन मेरे ख्याल से सिंपल एक मेजरमेंट का क्वेश्चन है। देख लो, आपको बोला है कि एक सॉल्यूशन इस तरह से हमने प्रिपेयर किया है कि उसमें एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.01 ओवर 1 ऑफ फुल सॉल्यूशन, यानी कि 0.01 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है एसिड का इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप नोटिस करें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/100, ठीक है, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एसिड का आएगा। सिंपल सा है, बस रेशियो में ले रहा हूं। अच्छा, अब क्या बोलते हैं कि इस सॉल्यूशन को लेते हैं और इसको स्प्रेड आउट करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एरिया गिवन, और कितनी वॉल्यूम के हम ले रहे हैं 100 स्फेरिकल ड्रॉप्स। तो देखो 100 स्फेरिकल ड्रॉप्स अगर आप सॉल्यूशन की लेंगे जिनका रेडियस भी गिवन है, तो कितनी वॉल्यूम आ जाएगी सॉल्यूशन की? सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ जाएगी 100 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब पूछ रहा है केवल थिकनेस ऑफ द एसिड लेयर, ठीक है, इस सॉल्यूशन में केवल एसिड लेयर की थिकनेस पूछ रहा है। ये तो पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, इसमें से एसिड लेयर की वॉल्यूम कितनी होगी? क्योंकि भाई एसिड का सॉल्यूशन आपको रेशियो दिया होता है ना 1/100, तो ऑब्वियसली एसिड की जो वॉल्यूम आ रही होगी वो इससे 100 टाइम्स कम आ रही होगी, और इसमें 100 का एक फैक्टर मुझे दिख ही रहा है तो उसको हटा देते हैं। तो एसिड क्या आएगी? सॉल्यूशन की वॉल्यूम बाय 100, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। वो एक एरिया में स्प्रेड आउट है, तो थिकनेस कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस, दैट्स इट। वैल्यूज डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3 पाई रेडियस क्यूब। देखें तो रेडियस क्यूब हो जाएगा 3/40 पाई, 3/40 पाई है बेटा ये, ठीक है, ये जो m है ना एक्चुअली पाई होना चाहिए, इनटू 10⁻⁻9 इक्वल टू, सामने देखें एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू थिकनेस। ये सब आपका अभी सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ऐसे थिकनेस की वैल्यू निकालोगे सेंटीमीटर में आएगी। नोटिस करें क्वेश्चन में जो आंसर पूछा है आपसे, थिकनेस ऑफ द एसिड लेयर, यहाँ पे x इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, मेरे ख्याल से एक गलत लिखा हुआ है बेटा। थिकनेस जो आपकी ऑब्वियसली मीटर में पूछी गई होगी, तो हो सकता है हमने यहाँ पे टाइपिंग में एरर कर दिया है, बट इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आपका तो थिकनेस जिस फॉर्म में आंसर पूछा हुआ है उस फॉर्म में आपके जो आंसर आ रहा होगा ना x का, वो 25 आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से स्क्रू गॉज का क्वेश्चन है। आपको गिवन है, once again we have a zero error। आपको बोला हुआ है कि when the jaws are closed, zero of the circular scale lies 8 divisions below the reference line। तो पहली बात तो मैं जानता हूं, इसका मतलब है कि पॉजिटिव जीरो एरर है, यानी कि करेक्शन के लिए कुछ अमाउंट मुझे माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 8 डिवीजन के बराबर। और रीडिंग ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? रीडिंग ले रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट डिवीजन तो लीनियर स्केल पे आ रही है और सर्कुलर स्केल पे आपकी 72nd डिवीजन मैच कर रही है। तो जो आपकी रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1 mm प्लस 72 इंटू लीस्ट काउंट, ये तो रीडिंग आ रही है। उसको करेक्ट कैसे करेंगे? इसमें से 8 डिवीजन का जीरो एरर माइनस कर देते हैं, तो -8 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। और इसको आप देख सकते हैं क्योंकि हो जाएगा 1 प्लस 64 इंटू लीस्ट काउंट, तो हो जाएगा 1.64 mm। ये तो डायमीटर की रीडिंग है। आपसे पूछा है एक्चुअली रेडियस ऑफ द वायर, ऑब्वियसली रेडियस ऑफ द वायर विल बी हाफ ऑफ दिस। इसका हाफ कर दें, तो हाफ कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0.82 mm, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन यही आपका आंसर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर, यहाँ पे सॉरी स्क्रू गेज के ऊपर। फिर से देखिए, स्क्रू गेज पिच गिवन है आपको और इसको हम यूज कर रहे हैं टू मेजर द डायमीटर। डायमीटर के बीच में के लिए देखिए आपको डेटा गिवन है, मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 1.5 mm, यहाँ पर नोटिस करो पिच इसकी थी 0.5 mm और स्क्रू गेज में 50 डिविजन्स थे। इन्होंने कैसे बोला था कि जब आप डायमीटर की रीडिंग ले रहे हैं तो वहां पे आ रहा है लीनियर स्केल पे 1.5 mm और सर्कुलर पे आ रहा है 7 mm, यानी डायमीटर की रीडिंग कितनी आ रही होगी? डायमीटर की रीडिंग आ रही होगी क्योंकि 1.5 mm लीनियर स्केल की प्लस 7 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच इज 0.5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स व्हिच इज 50। ये आपकी डायमीटर की रीडिंग आ रही है। अच्छा, पूछा क्या आपसे पूछा है कि अगर हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करें इसका अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो वो क्या आएगा?
तो पहले मैं देख लेता हूं यहाँ पे, सी दिस इज डी सेम एज 1.5 प्लस, देख पा रहे होंगे अगर आप मैं 0.5 बाय 50 कर रहा हूं तो क्या आता है 0.01, वो 0.01 इंटू 7 है, ठीक है ना, तो 0.07 which means this is 1.57 mm। उसका एरिया पूछा हुआ है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में जानता हूं कितना होना है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एल, डायमीटर के टर्म्स में करेंगे तो पाई डी एल। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स देख लें, देखो पाई तो आपका इनफाइनाइट एक्यूरेसी से नोन है क्योंकि पाई तो मेजर्ड नहीं है, डी के लिए है 1.57 mm, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और एल के लिए कितना गिवन है, देखो लेंथ आपको गिवन है 6.8 सेंटीमीटर। देखो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप ऑब्वियसली कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मेनली हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे ध्यान देना है। तो मेरा पॉइंट ये था भाई कि यहां पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है और यहां पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए। इस रूल को आप ले लें और कैलकुलेशन के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस मस्ट बी योर आंसर। कुछ 3.35 आ जाएगा, उसको राउंड ऑफ कर देना 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, यानी कि 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक आपका एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, बिकॉज हर साल इस पे क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, और ज्यादातर बच्चे इसको इग्नोर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। आई होप ये जो आपके 15 PYQs हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, समझ में आ गए होंगे सारे। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।